नहीं मानते जब तक कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती एसआईटी की? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको किसी भी रूप में नहीं देख रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इस केस की जांच चल रही है और जो व्यक्ति सरकार का होता है उसको कुछ चीजें तभी पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए जब उसका प्रशासन उसके विषय की पुष्टि करता है। इसलिए यहां मेरी निजी राय की कीमत नहीं है, मुझे वो बोलना है कि जो सरकार का पक्ष को रखते हो, जो मेरी पार्टी के पक्ष को इसलिए मैंने हो, आपसे निजी राय के तौर पर नहीं, मैंने सरकार के तौर पर ही पूछा जवाहर जी, क्या हरियाणा की सरकार और पुलिस इसे लव जिहाद मानती है? क्योंकि पूरे देश में इस समय एक तरीके का उबाल है ये कहकर कि ये लव जिहाद है। क्या आप इसे लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा ये लव जिहाद का मामला है तो मैं बिल्कुल कहूंगा ये लव जिहाद का मामला है। इसलिए तथ्यों को आने दीजिए एक बार। मुझे लगता है कि कल शाम तक हमारे पास तथ्य आ जाएंगे। अगर कल आप इस पर डिबेट करेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। एक बार लाइव चलते हैं अरविंद ओझा के पास। अरविंद ओझा, परिवार क्या कह रहा है? क्योंकि परिवार ने बार बार आरोप लगाए कि साहब धर्म परिवर्तन का दबाव था। क्यों था धर्म परिवर्तन का दबाव? किस लिए था? क्या लड़का लड़की संबंध में थे, जैसा अभी जवाहर यादव कह रहे हैं कि 2018 में एफिडेविट दे दिया गया था कि अपनी मर्जी से गए थे? जी देखिए, 2018 में ये पूरा मामला हुआ था और कहीं ना कहीं इसके पीछे अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो तौसीफ है और जो जिसकी मौत हुई है लड़की की, वो दोनों कहीं ना कहीं आपस में जान पहचान थी, ऐसा समझ में आ रहा है। हालांकि परिवार इस बात को खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन 2018 में ये आरोप लगा कि तौसीफ निकिता को किडनैप कर लिया था। किडनैपिंग की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद पंचायत हुई और सब कुछ शांत हो गया था दोनों ही तरफ से। लेकिन अचानक 2 साल बाद तौसीफ ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया कि पूरा फरीदाबाद सहित पूरा देश दहल गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए। परिवार की अगर बात करें तो मैंने आज निकिता के जो पिता हैं उनसे बात की, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन लव जिहाद का आरोप लगाया। भाई से सुबह भी बात की थी, अब से कुछ देर पहले बात की है, उसने भी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का आरोप लगाया। मां ने भी लगाया, बहन ने भी लगाया। दरअसल इन सभी का ये कहना है कि जो तौसीफ है वो जबरन निकिता को कह रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करके हमारे साथ आ जाओ, ऐसा पूरे परिवार का आरोप है। इस आरोप में कितना दम है ये तो पुलिस जांच के बाद ही बताएगी, लेकिन 2 साल बाद बेखौफ तरीके से अगर तौसीफ का निकिता के साथ कोई प्रेम संबंध था तो इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या परिवार की तरफ से या लड़की की तरफ से कोई ऐसा एफिडेविट दिया गया था अरविंद ओझा जिसमें लड़की ने कहा हो कि वो 2018 में अपनी मर्जी से गई थी? जी देखिए, जो परिवार है उससे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि समझौता हुआ था 2018 में जब एफआईआर दर्ज हुई थी। परिवार का कहना है कि तौसीफ के भी पॉलिटिकल कनेक्शन है और चूंकि वो बेटी की इज्जत का सवाल था और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से बाकायदा समझौता हुआ था। पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उसके बाद समझौता हुआ और कैंसिल कराया गया। और एफिडेविट जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, अभी इस बारे में परिवार ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जाहिर सी बात है समझौता अगर हुआ है पीड़िता के परिवार से आरोपी के परिवार का, तो कुछ न कुछ ऐसे बयान तो जरूर दिए गए होंगे। क्योंकि अगर ये सीधा सीधा अपहरण यानी किडनैपिंग का मामला होता रोहित, तो जाहिर सी बात है पीड़िता जो है वो एक्शन लेती, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि निकिता और तौसीफ में जान पहचान थी, इस वजह से समझौता हुआ और उसके बाद फिर दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय परिवार वहां से हट गया है, जो हाईवे जाम था वहां खुलवा लिया गया है। फिलहाल धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अलका लांबा और विक्रम सिंह साहब, पहले आप हाथ उठा रहे थे, मैं एक बार विक्रम सिंह से एक सवाल ले लूं अलका जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह साहब, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहा जाता है उसमें थाने में समझौता हो जाता है क्या? लिख के दे दे दो परिवार और हो गया मामला खत्म? नहीं रोहित जी, पुलिस का काम प्रत्यक्षदर्शी मूक दर्शक बन के बैठना नहीं है, बल्कि घटना न भी हुई हो, एनसीआर तो छोड़ दीजिए, संभावना के आधार पर पुलिस को प्रोएक्टिव और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे कि कालांतर में यह स्थिति विस्फोटक हो सकती थी। पुलिस को और आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करना चाहिए था। धारा 107, 116, 3, 151 सीआरपी से पाबंद करना, इनके पास जो हथियार वगैरह थे ये पता नहीं कि नाजायज थे या जायज थे, इनको कब्जा पुलिस लेना चाहिए था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पुलिस को चाहिए केवल इन्हीं के नहीं गिरफ्तारी, बल्कि इनकी जो कार इस्तेमाल हुई है
इनका जो हथियार था वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जरूर वक्तव्य देगी। और इस पे तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए थी कि ये तबाह हो जाते, ये भूल जाते राजनीतिक रसूख क्या होता है। ये बार बार समझौता, बार बार आक्रमण करना, सरेआम दिन दहाड़े गोली मारना, ये सिर्फ दिखाता है कि ये मनवड़ गुंडे थे और इनके ऊपर पुलिस का वांछित अंकुश नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वांछित अंकुश अब दिखाई पड़े। अभी भी जवाहर जी की बातों से कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे, और क्योंकि अब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जानना चाहूंगा कि कब होगी, लेकिन मुझे कोई कारण ऐसा नहीं कि मैं उनकी बात पे अविश्वास करूं। लेकिन ये मैं जरूर परामर्श दूंगा कि जो यूपी और हैदराबाद की बात हो रही है ये जरूरी नहीं है। हरियाणा अपने में ही सक्षम है कि वो मॉडल प्रस्तुत करे कि दोबारा ऐसा जो है ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए, तब तो मैं मानूं कि पुलिस वहां एग्जिस्ट करती है।